नमस्कार। नमस्कार सर। वाह, बहुत अच्छे, थैंक यू। आज की क्लास में हम बात करेंगे साहित्य इतिहास के पुनर्लेखन की समस्या पर। जहाँ तक इतिहास के पुनर्लेखन का प्रश्न है, सबसे पहला प्रश्न यह उठता है इस विषय में कि साहित्य इतिहास के पुनर्लेखन के आधार क्या क्या हो सकते हैं, किन आधारों पर यह तय किया जाना चाहिए या किस निष्कर्ष पर पहुंचना चाहिए कि साहित्य के इतिहास के पुनर्लेखन की आवश्यकता है। न सिर्फ साहित्य के इतिहास के पुनर्लेखन की आवश्यकता, अपितु सामान्य इतिहास के पुनर्लेखन की समस्या हो या किसी भाषा के इतिहास के पुनर्लेखन की समस्या हो या समाज के इतिहास की पुनर्लेखन की समस्या हो, तो वो कौन से आधार हैं कि पुनर्लेखन की आवश्यकता है या नहीं है। इस संबंध में तीन महत्वपूर्ण आधार हैं। जिन तीन महत्वपूर्ण आधारों या बिंदुओं के इर्द गिर्द इस पूरे विषय की व्याख्या हम कर सकेंगे या इस पूरे विषय को हम समझ सकेंगे। पहला आधार है कि इतिहास, चाहे वह साहित्य का हो चाहे वह समाज का हो, जिन तथ्यों पर टिका है या जिन तथ्यों को आधार बनाकर इतिहास लिखा गया है, क्या वे आधार बदल गए हैं। प्रश्न संख्या 1 कि जिन तथ्यों को आधार बनाकर इतिहास लिखा गया है, क्या वे तथ्य बदल गए हैं। ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं कि इतिहास क्या है, अतीत का विवरण है। ऐसा था या ऐसा ही हुआ था, इसकी वास्तविकता का मूल्यांकन है इतिहास। तो पहला आधार यह है कि जिन तथ्यों के आधार पर इतिहास का निर्माण हुआ था या साहित्य इतिहास का निर्माण हुआ था, क्या वे आधार बदल गए हैं। आधार संख्या 1। ठीक है। दूसरा आधार है कि वह इतिहास दर्शन, इतिहास बोध या इतिहास दृष्टि में परिवर्तन आ चुका है, जिस इतिहास दर्शन या इतिहास दृष्टि का सहारा लेकर इतिहास लिखा गया है। कल हमने इतिहास दर्शन पे बहुत विस्तार से बात की है और इस दौरान हमने देखा कि अलग अलग साहित्य इतिहासकारों ने कैसे अलग अलग दृष्टिकोणों का सहारा लेकर तथ्यों की व्याख्या की है और उसका प्रस्तुतिकरण किया है। तो दूसरा आधार है कि क्या उस इतिहास दर्शन में परिवर्तन आ गया है। और तीसरा आधार यह है कि इतिहास लिखे जाने के बहुत लंबे कालखंड के बाद भी फिर से उसमें चीजें नहीं जोड़ी गई हैं या दोबारा से वो चीजें नहीं लिखी गई, कि पहले के इतिहास ग्रंथ लिखे जाने के बाद एक लंबा कालखंड गुजर गया है, लंबा समय बीत गया है और इस दौरान जो भी घटनाएं थी, जो तथ्य थे, उनको लिखने की आवश्यकता आ पड़ी है। तो ये तीन आधार हैं, जिन तीन आधारों पर हम साहित्य के इतिहास या इतिहास के पुनर्लेखन की आवश्यकता को समझ सकते हैं। अब आप देखें कि जो पहला आधार है कि क्या वे तथ्य बदल गए हैं जिन तथ्यों के आधार पर इतिहास या साहित्य का इतिहास लिखा गया। तो जहां तक हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रश्न है, तो कुल 1000 वर्षों का जो हिंदी साहित्य का इतिहास है, उसमें ऐसी बहुत सी बातें आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है ना, बहुत से तथ्य ऐसे देखने को आपको मिलेंगे जिनकी प्रामाणिकता अभी भी कहीं ना कहीं संदिग्ध है या जिनकी प्रामाणिकता की खोज अभी भी की जा रही है। उदाहरण के लिए कबीर का जन्म और कबीर की मृत्यु संबंधी जो प्रामाणिकता है, अभी भी संदेह के घेरे में है। सूरदास अंधे थे, ठीक है, किस तरह से अंधे थे, उनके अंधेपन की जो कहानी है उसको लेकर अलग अलग विचार हैं, अलग अलग प्रमाण हैं। ठीक है, जायसी की जो मूल रचनाएं हैं, वे मूल रचनाएं अभी भी प्राप्त नहीं है। घनानंद की जो मूल रचनाएं हैं उनको लेकर के भी, उनकी प्राप्ति को लेकर के भी बहुत सारी बातें हैं। तो आप देखें कि प्रामाणिकता का प्रश्न और खोज का प्रश्न साहित्य के इतिहास में अभी भी बना हुआ है। ठीक है, एक और बात देखें आप कि जिन 12 ग्रंथों का आधार लेकर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को वीर गाथा काल कहा, उसमें से कुछ ग्रंथ अभी भी प्राप्त नहीं हो सके हैं। तो यह भी क्या है, आप यह देखें कि पहला जो आधार है कि तथ्यों की प्राप्ति या क्या वे तथ्य बदल गए हैं, उसमें इस बात की संभावना लगातार बनी हुई है कि अभी भी हिंदी साहित्य के इतिहास से जुड़े हुए बहुत से ऐसे प्रसंग हैं, बहुत से ऐसे विषय हैं जिनकी प्रामाणिकता पे प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है और जिनकी प्रामाणिकता की खोज समय के साथ साथ अभी भी निरंतर चलती चली आ रही है। चूंकि साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का मूल प्रारंभ जो होता है वह 19वीं शताब्दी से होता है। इसके पहले जो 252 वैष्णव की वार्ता है या 84 वैष्णव की वार्ता है या भक्तमाल जैसी रचनाएं हैं,
उनमें कोई महत्वपूर्ण इतिहास बोध आपको देखने को नहीं मिलता है। तो आप देखें इस तरह से और भी बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें हैं, जैसे कि आसो साहित्य की बहुत सी रचनाएं भाषा के आधार पर आदिकाल के बाद की ठहरती हैं, जिनके बारे में शुक्ल ने और बाकी सारे विद्वानों ने भी बात की है। आदिकाल और भक्ति काल के संबंध में और भी नए नए प्रमाण सामने आ रहे हैं, कवियों के बारे में कुछ और नई नई जानकारियां सामने आ रही हैं, जिन्हें देखते हुए हम यह कह सकते हैं कि तथ्य बदले तो नहीं है पूरी तरह, लेकिन तथ्यों की प्रामाणिकता की खोज के आधार पर साहित्य के इतिहास के पुनर्लेखन की संभावनाएं हमें दिखाई दे रही हैं कि ऐसे बहुत से तथ्य, जिन तथ्यों को आधार बनाकर हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा गया, उन तथ्यों की प्रामाणिकता को लेकर के, उन तथ्यों की सही जानकारी को लेकर के साहित्य इतिहास के पुनर्लेखन की संभावना कहीं ना कहीं हमें दिखाई दे रही है। आगे बात समझ में? तो पहला आधार कि जिन तथ्यों के आधार पर साहित्य का इतिहास निर्मित हुआ है, उस संबंध में आप ये बात कह सकते हैं कि यहाँ पे आपको साहित्य इतिहास के पुनर्लेखन की गुंजाइश या संभावना दिखाई दे रही है। इसमें एक और बात है, चूंकि मैंने पहले भी कहा, कल जब इतिहास दर्शन पढ़ा रहा था तो इस दौरान भी मैंने आपसे बात की थी कि साहित्य इतिहास लेखन की विधिवत परंपरा का सूत्रपात जो हुआ, ये जो प्रारंभ हुआ, वह 19वीं शताब्दी में हुआ, ठीक है, आगे जाकर हुआ, जबकि हिंदी साहित्य के इतिहास का जो पूरा कालखंड है वो लगभग 1000 वर्षों का है। तो अब जब नए ढंग से साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा का आगमन हुआ, तो बहुत से ऐसे तथ्य, बहुत से ऐसी प्रामाणिक बातें सामने आ रही हैं जो उस दौरान नहीं आ सकी थी, या जिनके बारे में खोजबीन करने की आवश्यकता है। तो इस लिहाज से भी आप कह सकते हैं कि तथ्यों के आधार पर, उनके विश्लेषण को आधार बनाते हुए साहित्य इतिहास के पुनर्लेखन की आवश्यकता बनी हुई है। आगे बात समझ में? दूसरा आधार था, ठीक है, कि इतिहास दृष्टि या इतिहास बोध। क्या वह इतिहास दर्शन, इतिहास बोध या उस इतिहास दृष्टि में परिवर्तन आया है? तो आप देखें कि हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा में इतिहास बोध या इतिहास दर्शन का वास्तविक आगमन आचार्य रामचंद्र शुक्ल के आगमन के साथ होता है। इसके पहले की जो रचनाएं हैं, उन रचनाओं में 252 वैष्णव की वार्ता है या 84 वैष्णव की वार्ता है, कालिदास हजारा है, भक्तमाल जैसी रचनाएं हैं, इनमें कोई इतिहास बोध नहीं दिखता है। जब आप गासा दत्तासी के यहाँ आते हैं या शिव सिंह सेंगर के यहाँ आते हैं, तो यहाँ पे भी आपको कोई इतिहास बोध उस तरह से दिखता नजर नहीं आता है। मिश्र बंधु और जॉर्ज ग्रियर्सन के यहाँ इतिहास बोध की झलक मिलती है, ठीक है ना, लेकिन इतिहास बोध पूर्णता से वहां उजागर नहीं होता है, उसकी एक सीमित सीमा वहां पे दिखाई देती है। पहली बात, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा में मूलतः जो इतिहास बोध दिखाई देता है वह आचार्य रामचंद्र शुक्ल के यहाँ दिखाई देता है, जिन्होंने जब हिंदी शब्द सागर की भूमिका लिखी, और आप सब जानते ही होंगे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने साहित्य का इतिहास स्वतंत्र रूप से किसी ग्रंथ के रूप में उसकी रचना नहीं की थी। हिंदी शब्द सागर की भूमिका है उनकी जो किताब है, हिंदी शब्द सागर की भूमिका उन्होंने लिखी, और वही भूमिका आगे चलकर साहित्य के इतिहास के रूप में प्रचलित हुई, या उसे साहित्य के इतिहास के रूप में पृथक कर दिया गया, जिसे हम और आप पढ़ते हैं। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने साहित्य इतिहास लेखन की दिशा में एक बहुत ही सकारात्मक परंपरा का सूत्रपात किया। उन्होंने प्रत्यक्षवादी या विधेयवादी दर्शन को अपनाया, जिसमें जाति, वातावरण और तीसरा क्षण, ठीक है ना, जाति, वातावरण और क्षण को महत्व देते हुए साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा को आगे बढ़ाया। और उनका जो यह दर्शन था, प्रत्यक्षवादी दर्शन या विधेयवादी दर्शन, यह फ्रेंच विद्वान तेन का सिद्धांत है, जिसका उन्होंने अनुसरण किया, और ऐसा माना जाता है कि यह सर्वाधिक वैज्ञानिक और सर्वाधिक स्वीकृत इतिहास दर्शन इसे कहा जाता है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसी इतिहास दर्शन को आधार बनाकर और साहित्य इतिहास के लेखन का काम किया, और बहुत वैज्ञानिक ढंग से उन्होंने साहित्य इतिहास के संबंध में चिंतन किया। उन्होंने वातावरण को महत्व दिया, तत्कालीन परिस्थितियों का चित्रण किया। साहित्य का इतिहास किसे कहते हैं, इसके संबंध में उनकी परिभाषा आप देख लीजिए। आप सबको वो परिभाषा याद होनी चाहिए। क्या है वो परिभाषा? आप में से याद है किसी को? एक सुर में आपको बोलना चाहिए कि जबकि प्रत्येक देश का साहित्य वहां की जनता की चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब होता है। बहुत अच्छे। तब यह निश्चय है कि जनता की चित्तवृत्तियों में परिवर्तन होने के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है।
आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य बिठाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। ठीक है, यहाँ आप देखें चित्तवृत्ति है, ठीक है ना, जनता की चित्तवृत्ति है, ठीक है ना, चित्तवृत्तियों में समय के साथ परिवर्तन होता चला जाता है। ठीक है, तो वह जाति का भी ध्यान रख रहे हैं, जातीय परंपरा जो है उसका ध्यान रख रहे हैं, वातावरण की परिवेश क्या था, सामाजिक सांस्कृतिक राष्ट्रीय परिवेश क्या था, और फिर उस क्षण विशेष में यानी कि युगीन परिस्थितियां क्या थी, इसी के आधार पर वह क्या करते हैं, साहित्य के इतिहास का लेखन करते हैं और मूल्यांकन करते हैं। और आप देखें कि भक्ति काल के आगमन को उन्होंने क्या कहा, मुस्लिम आक्रमण की देन बताया। इस संदर्भ में हालांकि आप जब साहित्य का इतिहास पढ़ेंगे तो वो इस बात से बिल्कुल नकार नहीं रहे हैं कि दक्षिण से वो जो दक्षिण भारत से जो सोता आया था, भक्ति का जो सोता बहता हुआ आया था, हजारी प्रसाद द्विवेदी कह रहे हैं ना, उसे यहाँ मुसलमान आक्रमण की वजह से फैलने के लिए पूरा अवकाश मिला था। उस परंपरा को भी वो कहीं ना कहीं स्वीकार कर रहे हैं। तो आचार्य शुक्ल की जो मान्यताएं हैं, उनकी जो व्याख्याएं हैं, बहुत वैज्ञानिक है। भक्ति काल को उन्होंने सगुण और निर्गुण में विभक्त किया, फिर निर्गुण की दो धाराएं बताई। ठीक है, कौन कौन सी धाराएं, संत काव्य और सूफी काव्य। सगुण की दो धाराएं बताई, राम भक्ति काव्य धारा और कृष्ण भक्ति काव्य धारा। तो इस तरह से आप देखें कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने एक बहुत स्पष्ट और वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग किया। उसके बाद आए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने परंपरावादी दृष्टिकोण का परिचय दिया और उनको इस संबंध में उन्होंने इस बात की वकालत की या इस तरह से चीज़ों की व्याख्या की, देखा कि जो साहित्य है या जो कवि है वह अपनी परंपरा से कैसे जुड़ा हुआ है या परंपरा से कैसे प्रभावित है। इसलिए जो कबीर का जो हठयोग है उसको उन्होंने नाथों के प्रभाव से जोड़ करके देखा। भक्ति काल के आगमन को भारतीय चिंतन मनीषा का स्वतः प्रवाह उन्होंने बताया। तो साहित्य इतिहास लेखन में, ठीक है ना, दृष्टियां बहुत समृद्ध रही हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की दिशा में। रामस्वरूप चतुर्वेदी का नाम आता है जिन्होंने आधार तो बनाया आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, लेकिन एक समग्रतावादी दृष्टिकोण उन्होंने अपनाया। भाषा और साहित्य के संबंधों की व्याख्या की, साहित्य और कला के संबंधों की व्याख्या की, यूरोपीय जागरण भारतीय नवजागरण को भारतीय संस्कृति और यूरोपीय संस्कृति की टकराहट का परिणाम बताया। मार्क्सवादी विचारक रामविलास शर्मा ने मार्क्सवादी विचार से साहित्य इतिहास दर्शन की व्याख्या की। तो आप एक बात कह सकते हैं कि जो दूसरा दृष्टिकोण है कि जिन इतिहास दृष्टियों का सहारा लेकर के साहित्य का इतिहास लिखा गया है उसमें अगर कोई परिवर्तन आया है कि नहीं आया। तो यहाँ एक बात समझने की जरूरत है कि कोई भी इतिहास दृष्टि होगी, कोई भी इतिहास दर्शन होगा, उसकी विशेषताएं भी है और उसकी अपनी सीमाएं भी हैं, उसकी अपनी कमियां भी हैं। हम इतिहास दर्शन के अंतर्गत इस बारे में बहुत विस्तार से बात कर चुके हैं और अगर आपको फिर भी इसे ठीक से समझना है तो आप साहित्य के इतिहास दर्शन का वीडियो देख सकते हैं, उस कंटेंट को आप जाके देख सकते हैं। तो कोई भी इतिहास बोध है या इतिहास दर्शन है, इतिहास दृष्टि है, वह अपने आप में संपूर्ण में वैज्ञानिक नहीं है, उसकी अपनी विशेषताएं भी हैं, उसकी अपनी सीमाएं भी हैं। तो आप ये बात जरूर कह सकते हैं कि हाँ, इतिहास बोध और इतिहास दर्शन की, नवीन इतिहास बोध और नवीन इतिहास दर्शन की आवश्यकता हमें हमेशा बनी रहती है। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में इस बात की संभावना है कि एक ऐसे इतिहास दर्शन की वकालत की जाए और या एक ऐसे इतिहास दर्शन का सहारा लेकर साहित्य के इतिहास के पुनर्लेखन पर फिर से विचार किया जाए, जिसमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल का प्रत्यक्षवादी दृष्टिकोण भी हो, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का परंपरावादी दर्शन भी हो, ठीक है ना, और क्या है, रामविलास शर्मा का मार्क्सवादी मूल्यांकन भी हो, और साथ ही साथ समग्रता में इन सभी इतिहास दर्शनों को स्थापित कर एक साथ लेकर साहित्य के इतिहास को नए सिरे से देखा जाए, नए सिरे से उसकी व्याख्या की जाए। आएगा समझ में? तो जो दूसरा तथ्य है, ठीक है ना, वह बहुत मजबूत आधार तो नहीं है, लेकिन फिर भी और वैज्ञानिक ढंग से चिंतन करने के लिए, ठीक है ना, और वैज्ञानिक ढंग से साहित्य इतिहास के लेखन की दिशा में यह एक कारगर उपक्रम साबित हो सकता है कि साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा में हमारे जितने भी विद्वान लेखक हुए, महान लेखक हुए, उन सबकी के जो दर्शन है, इतिहास दर्शन है, उन इतिहास दर्शनों को एक साथ समग्रता में स्थापित कर तार्किक, वैज्ञानिक और समग्र ढंग से साहित्य इतिहास लेखन पर
फिर से बात की जा सकती है या उसकी संभावनाओं को क्या किया जा सकता है, टटोला जा सकता है। तो जो दूसरा तथ्य है, उस तथ्य के आधार पर भी हम साहित्य इतिहास के पुनर्लेखन की संभावना को क्या कर सकते हैं, उजागर कर सकते हैं, या साहित्य इतिहास के पुनर्लेखन की संभावना पे बात कर सकते हैं। विश्लेषण का जो तीसरा बिंदु है वह बिंदु है कि क्या साहित्य के इतिहास लेखन के पूर्व प्रयासों के बाद भी, ठीक है, जिसमें कि रामचंद्र शुक्ल है, जॉर्ज ग्रियर्सन है, मिश्र बंधु है, गालसा दत्तासी है, आगे आइएगा तो हजारी प्रसाद द्विवेदी तक, ठीक है ना। तो जो पूर्व प्रयास है उनके बावजूद भी क्या अभी भी जो इतना समय बीत चुका है तो क्या नए इतिहास की आवश्यकता है, सवाल है। तो इसका उत्तर होगा नहीं, क्योंकि नहीं उत्तर इसलिए इसका होगा कि रामचंद्र शुक्ल की जो परंपरा है उस परंपरा को आगे बहुत से आलोचक विद्वानों ने आगे बढ़ाया, जिसमें आप रामस्वरूप चतुर्वेदी का नाम ले सकते हैं, ठीक है ना, डॉक्टर बच्चन सिंह का नाम ले सकते हैं, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास उनकी किताब है। आप डॉक्टर नगेंद्र का नाम ले सकते हैं, जिन्होंने अब तक अद्यतन जानकारी के साथ उस डॉक्टर नगेंद्र ने जो हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ संपादित किया, ठीक है ना, उसमें अद्यतन जानकारी के साथ वर्तमान समय तक की जो साहित्यिक विधाएं थी उन विधाओं का परिचय है, उनके बारे में वर्णन है, उनके बारे में विश्लेषण है, ठीक है। आप विश्वनाथ त्रिपाठी की किताब है हिंदी साहित्य का सरल इतिहास, ठीक है। इसके अलावा आप देखें डॉक्टर सुमन राजे का हिंदी साहित्य का आधा इतिहास। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की जो परंपरा थी वो परंपरा निरंतर आगे जारी है। इस प्रकार आप कह सकते हैं कि जो डॉक्टर नगेंद्र की किताब है, नगेंद्र द्वारा संपादित जो किताब है, वो अपने आप में एक बहुत ही समग्र किताब है और बहुत अद्यतन जानकारी के साथ क्या है, वह किताब परिपूर्ण है। तो इस दृष्टि से साहित्य इतिहास के पुनर्लेखन की आवश्यकता दिखाई नहीं देती है। लेकिन जो पूर्व के जो दो आधार हैं, तथ्यों का बदल जाना या तथ्यों की प्रामाणिकता की खोज और इतिहास दर्शन, इन दो आधारों को लेकर के आप साहित्य इतिहास के पुनर्लेखन की संभावनाओं की बात कर सकते हैं। अब इन तीनों बिंदुओं को आधार बनाकर समग्रता में अगर आप मूल्यांकन करें या इस पे विचार करें तो जो दो आधार हैं, पहला आधार कि नए नए तथ्य सामने आ रहे हैं, उनका विश्लेषण विवेचन नए तरीके से किया जा रहा है, नए नए खोज हो रहे हैं, इस आधार पर साहित्य इतिहास के पुनर्लेखन की आवश्यकता है। जहाँ तक इतिहास दर्शन की बात है, नए इतिहास दर्शन की आवश्यकता की संभावना विद्यमान है, जो पूरी तरह से सबको समग्रता में लेकर के साथ चल सके। जो तीसरा आधार है, उस तीसरे आधार पर साहित्य इतिहास के पुनर्लेखन की कोई संभावना नजर नहीं आती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि किसी भी परंपरा में, किसी भी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा में परिपक्वता धीरे धीरे आती है, समय के साथ आती है, क्योंकि ये पूरी वैज्ञानिक प्रक्रिया है, श्रमसाध्य प्रक्रिया है, ठीक है ना। और कई प्रयासों के परिणाम से चीजें धीरे धीरे क्या होती हैं, व्यवस्थित होती चली जाती हैं, चीजों का मूल्यांकन धीरे धीरे और बेहतर होता चला जाता है। तो इस नजरिए से हम यह कह सकते हैं कि साहित्य इतिहास लेखन की जो परंपरा है हमारी, वह अत्यंत समृद्ध है और हम एक ऐसे साहित्य इतिहास लेखन की संभावना पर विचार कर सकते हैं जहां शुक्ल जी का युगवादी दृष्टिकोण हो, प्रत्यक्षवादी दृष्टिकोण हो, हजारी प्रसाद द्विवेदी की परंपरा का वहाँ सम्मिश्रण हो और रामस्वरूप चतुर्वेदी की तरह समग्रता में इतिहास दृष्टि का समन्वय हो और मूल्यांकन हो, और आदि से अंत तक अब तक जितने भी ऐसे तथ्य हैं जिनकी प्रामाणिकता संदिग्ध है, उन प्रामाणिकताओं की खोज होने तक साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा की संभावना निरंतर बनी रहेगी, जब तक वे तथ्य या वे प्रमाण जो संदिग्ध हैं, ठीक है ना, या जिनके बारे में भी पूर्ण जानकारी नहीं है, उनकी जानकारी होने तक, है ना, उनके ठीक से स्पष्ट रूप से उन विषयों की खोज हो जाने तक साहित्य इतिहास के पुनर्लेखन की संभावना निरंतर बनी रहेगी। ठीक है प्यारे बच्चों।